हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पाटीदार। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जो नया बिल आया है इससे सीधा सीधा मेरा भी संबंध है। पिछले 15-20 दिनों से इस बिल को लेकर रोज़ नई नई बातें सामने आ रही है। इन 15-20 दिनों में जितना मैंने इस बिल को पढ़ा, जितना समझा, तो सोचा क्यों ना अपने विचार अपने दोस्तों के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ साझा किया जाए। हो सकता कुछ मेरे मित्र मेरी बातों से असहमत होंगे, कुछ मेरे मित्र सहमत होंगे, परंतु सभी से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखकर किसानों के दृष्टिकोण से देखें। तो चलो बात करते इस नए कृषि बिल के बाद। बहुत वर्षों से एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जिससे किसानों की आय में इजाफा हो। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इस बिल को लाकर रिफॉर्म की तरफ में एक कदम बढ़ाया है, परंतु उनका यह कदम किसानों के हित में होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये तीनों बिल लाए गए हैं। ये तीनों बिल ऑर्डिनेंस अध्यादेश के थ्रू लाए गए हैं। अब अध्यादेश होता है क्या? जब सरकार को लगे कोई कानून, कोई नियम जनहित या लोकहित में इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट भी जल्दी से जल्दी करना है, तो उसको संसद सत्र के थ्रू लाकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा लाया जाता है। अब सरकार को इस बिल को लाने के पहले सभी पक्षों से विचार विमर्श जरूर करना चाहिए था, और अब सरकार हालांकि इस बिल को लेकर आ गई है, और सरकार वास्तव में चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हो, इस बिल के थ्रू रिफॉर्म हो। तो सरकार को इस बिल में ज़रूर संशोधन करना चाहिए। वो संशोधन क्या होंगे, क्या होना चाहिए, वो इस वीडियो के हम आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं तीनों बिल है क्या है, इनका इतना व्यापक विरोध हो क्यों रहा है, और इनका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। अब जल्दी से इन तीन बिलों का नाम है क्या वो देख लेते हैं। पहला है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एग्री मार्केट बिल बोलेंगे। दूसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल बोलेंगे। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसेंशियल्स कमोडिटी स्टोरेज अमेंडमेंट बिल 2020 बोलेंगे। पहला विधेयक है एग्री मार्केट बिल। 1947 आज़ादी के बाद देश में बहुत गरीबी थी। किसान अपना माल डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को सेल करता था। तब जमींदारी प्रथा और अन्य हालातों के कारण किसान कर्ज में चला जाता था। तब किसान साहूकार से कर्ज लेता था, और साहूकार किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कर्ज पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। और जब किसान कर्ज नहीं चुका पाता था तो साहूकार उसकी फसल को औने पौने दाम में खरीद लेता था। अगले साल फिर से किसान को कर्ज की ज़रूरत महसूस होती थी, फिर से साहूकार के पास जाता था और कर्ज लेता था, और यह साइकिल कंटिन्यू चलती रहती थी। और साहूकार इस तरह से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करते रहते थे। तब सरकार किसानों का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण दूर करने के लिए सामने आती है और एपीएमसी एक्ट 1955 में लेकर आती है। इस एक्ट के तहत सरकार ने राज्य सरकारों की मदद से व्यापक पैमाने पर एपीएमसी मंडियों का निर्माण करवाया। इन एपीएमसी मंडियों में किसानों की उपज की खरीदी बिक्री ऑक्शन या नीलामी के थ्रू लाइसेंसी व्यापारी द्वारा की जाती है। तो इन एपीएमसी मंडियों के थ्रू सरकार वर्तमान में कुल 23 फसलों की खरीदी एमएसपी पर करती है। ऑक्शन या नीलामी में एमएसपी वाली फसलों की बोली एमएसपी के ऊपर लगाई जाती है, और बाकी फसलों की बोली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होती है। अब एमएसपी है क्या? एमएसपी सरकार द्वारा हर साल कुछ सिलेक्टेड फसलों के लिए जारी की जाती है। इसमें सरकार द्वारा पहले से निर्धारित मूल्य पर फसलों की खरीदी की जाती है। अब इस ऑक्शन सिस्टम में एक कमी यह है कि यह ऑक्शन सिस्टम पहले तो अच्छे से काम कर रहा था और किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल रहा था, बट अब गवर्नमेंट को लगता है कि इस ऑक्शन सिस्टम में ट्रेडर्स लॉबिंग कर रहे हैं और किसानों को की जो फसल है उसको एक तय सीमा के ऊपर नहीं खरीद रहे हैं, जिसके कारण किसान एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब नया बिल लेकर आई है, जिसको नाम दिया है एग्री मार्केट बिल, और स्लोगन दिया है वन नेशन वन मार्केट। गवर्नमेंट के अनुसार इस बिल के तहत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट मंडियों का निर्माण होगा, और हाई क्वालिटी के खाद बीज मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा किसान अपना माल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, किसी भी मंडी में किसी व्यापारी को बेच सकता है। अभी के प्रावधान में एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में अपना माल सीधे सीधे नहीं बेच सकता है। सरकार आश्वासन दे रही है कि एपीएमसी मंडियाँ भी बनी रहेगी और एमएसपी भी बना रहेगा। फिर भी एग्री मार्केट बिल का इतना व्यापक विरोध हो क्यों रहा है, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा? इस वीडियो में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्तमान में लगभग सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर इन एपीएमसी मंडियों के थ्रू खरीद रही है, और लगभग 70 से 80% किसान पंजाब और हरियाणा के अपनी फसलों को इन एपीएमसी मंडियों में एमएसपी पर सेल करते हैं। अब इन राज्यों के किसानों को डर है कि जब प्राइवेट मंडी आ जाएगी तो शुरुआत में तो ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, बेहतर दाम किसानों को देगी, और इन प्राइवेट मंडियों में टैक्स रेट या तो बहुत कम होगा या नहीं होगा। तो किसान अपनी फसलों को इन प्राइवेट मंडियों में सेल करेगा, और ट्रेडर कम टैक्स रेट होने के कारण वहाँ से माल खरीदेगा। तो धीरे धीरे एपीएमसी मंडियाँ समाप्त हो जाएगी और एमएसपी भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जब एपीएमसी मंडियाँ या तो बंद हो जाएगी या बहुत कम रहेगी, तब इन प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली रही है मार्केट में, और अपने
पॉलिसी या अपने हिसाब से किसानों की फसलों का दाम निर्धारित करेंगे, जिससे किसानों की बार्गेनिंग पावर, मोल भाव करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और नई तरीके से किसानों का शोषण होगा। दूसरी तरफ कमीशन एजेंट और आड़ती भी इस एग्री मार्केट बिल का विरोध कर रहे हैं। उनको डर है कि जब एपीएमसी मंडियाँ ही नहीं रहेगी तो हमारा बिजनेस भी नहीं रहेगा। इसी कारण से इस एग्री मार्केट बिल का वो ज़बरदस्त समर्थन कर रहे हैं। इस आंदोलन में एक बात और देखने में आई है कि पिछले 1-1.5 महीने से केवल पंजाब और हरियाणा के, ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान ही सक्रिय रूप से सम्मिलित इस आंदोलन में। दूसरे कृषि आधारित राज्य से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों के किसान ज़्यादा सक्रिय नहीं है या इस आंदोलन में ज़्यादा सहभागी नहीं है, क्योंकि इन राज्यों के किसानों को लगता है कि हम या इन राज्यों के ज़्यादातर किसान अपनी फसलों को एमएसपी पर नहीं बेचते हैं। दूसरा रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन राज्यों के किसानों के लिए, देश के अधिकतर किसानों के लिए नया शब्द है। सरकार को फार्मिंग इंडस्ट्री में प्राइवेट मंडियों को एंट्री देने के पहले ये अश्योर करना होगा कि किसी भी हालत में एपीएमसी मंडियाँ बंद नहीं होगी और किसी भी हालत में एमएसपी भी बंद नहीं होगी और एपीएमसी मंडियों में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। इससे एपीएमसी मंडियों का अट्रैक्शन किसानों में कम नहीं होगा और साथ ही फ्री मार्केट होने से एपीएमसीओं में जितने भी बिचौली होते हैं वो फ्री मार्केट होने से लॉबिंग करने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि पास में ही प्राइवेट कॉम्पिटिटर है, किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिला तो वहाँ चला जाएगा। ओवरऑल प्राइवेट प्लेयर आने से मार्केट में कंपटीशन आएगा, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा, परंतु शर्त यही है कि चीज़ें ढंग से रेगुलेट हों। दूसरा विधेयक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। इस बिल के अनुसार किसान अपनी फसल को बोने के पहले ही बेचने का सौदा किसी भी बड़े व्यापारी, किसी भी बड़ी कंपनी से कर सकता है, जिससे कि भविष्य में उसकी फसल का दाम क्या होगा, इस अनिश्चितता का डर खत्म होगा। अब सरकार का कहना यह है कि भारतीय किसान की मौसम पर अत्यधिक निर्भरता एवं बाजार के अनिश्चितता के कारण किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इस समस्या का हल बहुत हद तक दूर होगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी पोटैटो, आलू का रेट चल रहा है 20 रुपये केजी। मान लेते 20 रुपये केजी अभी करंट रेट चल रहा है। अब बुआई के समय फार्मर अपना कैलकुलेशन लगा लेता है कि उसकी जो कुल लागत आएगी 1 किलो के पीछे वो आएगी 15 रुपये किलो। तो वह किसी भी बड़े व्यापारी, किसी बड़ी कंपनी से अपनी फसल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट 15 रुपये जो उसकी लागत है उससे ऊपर मान लेते 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो में कर लेता है। अब खुदाई के समय आलू का रेट 10 रुपये किलो चल रहा है, मानते 10 रुपये किलो चल रहा है और उसकी जो लागत थी वो 15 रुपये केजी पर केजी थी। उस कंडीशन में तो किसान लॉस से बच जाएगा। बट यदि 30 रुपये 40 रुपये केजी पोटैटो की रेट चल रहा है तो किसान उस कंडीशन में लॉस तो नहीं होगा, बट जो ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ थी वो समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एमएसपी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि किसान को एमएसपी पर ही अपनी फसल को बेचना है। यदि मार्केट रेट एमएसपी से ज़्यादा चल रहा है तो किसान मार्केट में अपनी फसल बेचने के लिए फ्री था, कोई बाउंडेशन नहीं था उसको। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के 2 कमियां हैं। पहली कमी है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, वो भले किसान के साइड से हो, वो भले से कंपनी के साइड से हो, उसका सेटलमेंट किस तरीके से होगा ये ठीक से नहीं बताया गया है। हम मान लेते हैं कि कल से कोई कंपनी ने किसी किसान से उसकी फसल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया। अब खुदाई के समय या कटाई के समय कंपनी को लगता है कि जो एग्रीमेंट किया था वो घाटे का सौदा है, तो वह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास में बड़ी बड़ी लीगल टीम होती है, बड़ी बड़ी दूसरी टीमें भी होती है। वो कुछ न कुछ मिस्टेक बताकर, वो भले से फसल की क्वालिटी हो या साइज़ हो, कुछ भी मिस्टेक बताकर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकती है और इन लीगल टीम से किसान लड़ नहीं पाएगा, ये अश्योर्ड है। या कल से कंपनी को घाटा लग गया या बंद हो गई, उस कंडीशन में किसान की फसल को कौन लेगा, इसकी कुछ अश्योर्ड गारंटी होनी चाहिए। दूसरा फ्लॉज या दूसरी कमी ये है कि कल से किसान में और कंपनी में कुछ एग्रीमेंट को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो रहा, कुछ झगड़ा होता, उस विवाद की स्थिति में जो विवाद का समाधान होगा वो एसडीएम कोर्ट लेवल में होगा, न कि हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट में। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल छोटे किसान या उन किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बट सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में गांव का सरपंच या गांव का जो मुखिया होता है उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि कल से कुछ विवाद की स्थिति बनती है तो किसान सरपंच के पास जाएगा और सरपंच किसान प्रतिनिधि के रूप में उसकी लड़ाई लड़ सकेगा, क्योंकि किसान डायरेक्टली कोर्ट कचहरी की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि डिस्प्यूट का समाधान हाई कोर्ट में होना चाहिए या दूसरी कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि एसडीएम लेवल तक करप्शन और भ्रष्टाचार के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसेंशियल्स कमोडिटी स्टोरेज अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल में ध्यान देने वाली बात यह कि जो नया बिल लाया गया है
इस बिल में, पुराने बिल में कुछ संशोधन किया गया, जो 1955 में बिल आया था उसमें कुछ संशोधन करके इस नए बिल को लेकर आई है गवर्नमेंट। पुराने समय में जब आवश्यक वस्तुओं पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं थी, तो व्यापारी बड़ी बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तु जैसे दलहन हो गया, तिलहन है, खाद्य तेल है आदि को अपने गोदामों में स्टोरेज करके भंडारण करके रख लेते थे, और बाद में जब इन वस्तुओं की कीमत बढ़ती थी तब अपने गोदामों से माल निकालकर हाई रेट में बेचते थे। तब 1955 में सरकार द्वारा जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर एक स्टॉक लिमिट तय कर दी गई थी। अब इस नए विधेयक में आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से दलहन हो गया, तिलहन है, खाद्य तेल है एवं आलू एवं प्याज को भी हटा दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन वस्तुओं को आप असीमित भंडारण करके रख सकते हैं कि युद्ध की कोई स्थिति बनती है, आपदा की कोई स्थिति बनती है, उस स्थिति में आप इन चीज़ों को भंडारण नहीं कर सकते। इसके अलावा आप असीमित भंडारण कर सकते हैं। अब भंडारण विधेयक का विरोध करने वालों का तर्क है कि इस बिल के आ जाने से व्यापारियों एवं कंपनियों को कालाबाजारी के लिए फ्री हैंड मिल जाएगा। वहीं सरकार तर्क दे रही है कि हम किसानों और व्यापारी दोनों को स्टॉक लिमिट बढ़ाने की छूट दे रहे हैं। अब किसानों के मामले में तो सरकार पहले से जानती है कि किसानों की जो भंडारण कैपेसिटी, भंडारण क्षमता कितनी है, किंतु कंपनी के मामले में यदि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार चाहती है तो उनकी मजबूरी है कि कंपनियों को स्टोरेज लिमिट बढ़ाने की छूट देना ही पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यदि कंपनियाँ बड़ी बड़ी मात्रा में किसानों से फसल अपनी खरीदेंगे तो उनको स्टोरेज करने की रिक्वायरमेंट होगी, और जब कंपनियाँ फसलों को स्टोरेज केवल बेचने के लिए ही नहीं करेगी, उसके अलावा कृषि आधारित दूसरे बिजनेस भी रन करेगी, उस कंडीशंस में कंपनियों को स्टोरेज करने की तो कुछ छूट देनी ही पड़ेगी। अब इसका समाधान तो यही हो सकता है कि सरकार को अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग स्टॉक लिमिट तय करना पड़ेगी एवं समय समय पर रिव्यू करना होगा कि जमाखोरी या दूसरी कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। अब इन तीनों बिलों में कम से कम 6 संशोधन किया जाना चाहिए। पहला तो ये कि एपीएमसी मंडियों को बेहतर सुविधा के साथ रन करना चाहिए। दूसरा है कि एपीएमसी मंडियों के अकॉर्डिंग जो टैक्स अभी चल रहा है एपीएमसी मंडी में, उसी के अकॉर्डिंग प्राइवेट मंडियाँ जब आ जाती है तो उनमें भी यही टैक्स रेट अप्लीकेबल होना चाहिए। तीसरा कि एमएसपी फ़िलहाल बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। चौथा है यदि किसान और कंपनियों के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट में अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए। पाँचवा, पैन कार्ड के आधार पर ही किसी को भी बिजनेस रन करने की अनुमति नहीं होना चाहिए। छठा और आखिरी है कि जो भंडारण विधेयक है उसमें स्टॉक लिमिट को समय समय पर रिव्यू करना चाहिए कंपनियों में कि कालाबाजारी जमाखोरी तो नहीं हो रही है, वरना इससे किसान और आम उपभोक्ता भी प्रभावित होगा। ओवरऑल सरकार को इस बिल को रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू करके इसमें व्यापक संशोधन करना चाहिए एवं किसान संगठनों को भी सरकार जो प्रस्ताव दे रही है उस पर सरकार से बातचीत और विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। आखिर में किसान संगठन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इस आंदोलन में कोई भी बाहरी तत्व या कोई भी अराजक तत्व शामिल न हो पाए, वरना सरकार के 2 कानूनी तीर से कब आंदोलन बिखर जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद।